नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर बाद ब्लिंकन जेलेंस्की की बैठक है। आज सुबह कीव पहुंचे यूएस के विदेश मंत्री। रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों पर सहमति जल्द। यूक्रेन की जीत के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ये कहा है अमेरिका ने। तो रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की सहमति जल्द, ये जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन की जीत के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ये कहा है अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने। तो ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब तक अमेरिका जिस फैसले को लेने से कतराता रहा है, उस पर व्हाइट हाउस की मुहर लग चुकी है। यानी अमेरिका और बाकी नेटो देशों ने यूक्रेन को रूस की धरती पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की इजाजत देने का मन बना लिया है। अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्री इस वक्त कीव में मौजूद हैं और रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अमेरिका के इस कदम पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि बाइडेन युद्ध की आग भड़काने वाला कदम उठा रहे हैं और रूस हर स्थिति से निपटने को तैयार है। रूस ने 30 साल के इतिहास की सबसे बड़ी नेवल तैनाती भी कर दी है। आखिर क्या है अमेरिका का लॉन्ग रेंज प्लान और कैसे इस प्लान से यूरोप से जापान तक खतरा मंडराने लगा है? 10 सितंबर को क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब ये बयान दिया तो इसके पीछे वजह थी अमेरिका की डिप्लोमेटिक और सैन्य गतिविधियां। मॉस्को पर हमले के 2 दिन बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देने का मन बना लिया है। यानी पूरे रूस पर यूक्रेन के हमलों का प्रस्ताव अमेरिका से पारित हो चुका है और अमेरिका सहित ब्रिटेन के विदेश मंत्री ये संदेश लेकर खुद कीव पहुंचे हैं। ब्लिंकन और लेमी के कीव दौरे पर यूक्रेन को मिसाइलों के मनचाहे इस्तेमाल की छूट मिलने वाली। ऐसी खबरें यूरोपियन और रूसी मीडिया में बड़ी सुर्खियां हैं। पहला संकेत यह है कि जब 10 सितंबर को बाइडेन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्ग रेंज हमलों पर सवाल पूछा गया तो बाइडेन ने कहा हम इस पर विचार कर रहे हैं। इस दौरान 10 सितंबर को लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्लिंकन ने कहा कि हम यूक्रेन की अपील सुनेंगे और फैसला लेंगे। इसके अलावा 9 सितंबर को टेक्सास के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन माइकल मैकॉल ने एक इंटरव्यू में कहा कि ब्लिंकन और लेमी कीव जा रहे हैं। इस दौरे पर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति मिल जाएगी। यानी 9 सितंबर को मॉस्को पर जो ड्रोन हमले हुए उससे कहीं भयंकर हमले अब रूस पर होने वाले हैं। अमेरिका का मकसद जंग को रूस की धरती तक ले जाना है। अमेरिका रूस में वैसी ही तबाही मचाना चाहता है जैसी यूक्रेन में रूसी मिसाइलों से होती है। यानी यूक्रेन को अब लॉन्ग रेंज अटैक एमएस स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलें मिलने वाली हैं। इनसे रूसी धरती पर सबसे विनाशक हमले होने वाले हैं। अब तक यूक्रेन ड्रोन से रूस की रिफाइनरी, ऑयल डिपो और सैन्य बेस जला रहा था। लेकिन अब रूस के मिसाइल लॉन्च ठिकानों तक हमले होंगे। अमेरिका और ब्रिटेन कीव को इजाजत देने वाले हैं, लेकिन नाटो के एक सहयोगी देश ने पहले ही लॉन्ग रेंज हमलों को हरी झंडी दे दी है। नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री रुबेन ब्रेकेमेंस ने कहा है यूक्रेन नीदरलैंड्स के हथियारों से रूस में मनचाही जगह हमले कर सकता है। रुबेन ने कहा है कि दूसरे नाटो देशों को भी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देनी चाहिए।
यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की छूट का ऐलान होने से पहले ही रूस ने अमेरिका और यूरोप के खिलाफ सबसे बड़ी नेवी ड्रिल शुरू कर दी है। रूस 30 साल बाद इतना बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है। और मॉक टारगेट को तबाह किया जा रहा है। और रूस के साथ उसके सहयोगी देश चीन ने भी समुद्र मंथन शुरू कर दिया है। धरती के 12 समुद्री क्षेत्रों में रूस का युद्धाभ्यास जारी है। 12 क्षेत्रों में चल रहे इस युद्धाभ्यास में 400 युद्धपोत शामिल हैं। इन युद्धपोतों के साथ 125 एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं। इस बेड़े में 7,500 युद्धक उपकरण जैसे मिसाइल लॉन्चर MLRS शामिल हैं। रूस के साथ इस युद्धाभ्यास में चीन के 4 जहाज शामिल हैं जो जापान सी में चक्कर लगा रहे हैं। 30 साल बाद हुए इस युद्धाभ्यास में कुल 90,000 सैनिक भी शामिल हैं। देखिए रूस धरती के कौन कौन से हिस्से में अपने वॉरशिप तैनात कर चुका है। नॉर्थ सी में रूस के वॉरशिप हैं। यहां से यूरोप के जर्मनी, इटली और ब्रिटेन पर वो हमला कर सकता है। आर्कटिक सागर से रूस नॉर्डिक देशों पर हमले के लिए तैयार है। भूमध्य सागर में भी रूस के वॉरशिप तैनात हैं और यहां से अमेरिकी नेवी बेड़े पर हमले कर सकते हैं। कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर में भी रूस ने सेना तैनात कर दी है। एशिया के मोर्चे पर प्रशांत महासागर और जापान सागर में रूसी सेना मौजूद है। जापान सागर में चीन के जहाज भी रूस के साथ मौजूद है। ये रूसी सेना के युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। जहाजों से मिसाइलें दागी जा रही हैं। धरती से जहाजों पर होने वाले हमलों को इंटरसेप्ट करने की प्रैक्टिस की जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद इस युद्धाभ्यास की रिपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली। पुतिन ने इस युद्धाभ्यास के जरिए पूरे यूरोप और अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी है। माना जा रहा है कि लॉन्ग रेंज हमले होने की सूरत में रूस यूरोप के देशों पर हमले शुरू कर सकता है और इसीलिए युद्धाभ्यास के बहाने नौसेना की तैनाती की जा रही है। रूस की तरफ से बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। अमेरिका ने रूस की पश्चिमी सीमा की निगरानी बढ़ा दी है। अमेरिका के सैटेलाइट रूसी सीमाओं की रेकी करने में जुटे। इसके साथ ही फिलीपींस और जापान में अमेरिका टाइफून मिसाइल तैनात कर रहा है। अगर अमेरिका को खतरा महसूस हुआ तो वो युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन पुतिन ने ऐलान कर दिया है रूसी सेना हर खतरे से मुकाबला करने के लिए कमर कस चुकी है। संकेत साफ है कि अगर रूस पर लॉन्ग रेंज हमले शुरू हुए तो महासंग्राम छिड़ना तय है और रूस सहित अमेरिका ने इसके लिए तैयारी भी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और युद्ध में रूसी टैंक ब्रिगेड का एक्शन। रूसी सेना का T-80 टैंक से हमले में यूक्रेनी सेना के हथियार तबाह। तो 22 फरवरी 2022 को
रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ और इसके ठीक 7 महीने बाद यानी 30 सितंबर 2022 को रूसी सेना ने दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के कुछ प्रांतों पर कब्जे का दावा किया, जिनमें डोनबास समेत ज़ैपोरिजिया और खैरसोन शामिल है। यकीन मानिए, जंग के 30 महीने बाद भी यूक्रेन के इलाकों में रूस का दबदबा है। हालांकि डोनबास को हासिल करने के लिए यूक्रेन लगातार युद्ध कर रहा है। नेटो ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है, मगर डोनबास को पुतिन के जबड़े से छीनना आसान नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर डोनबास में ऐसा क्या है जिस पर कब्जे की जोर आजमाइश हो रही है, बम गोला बारूद की बारिश हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। 53,201 स्क्वायर किलोमीटर में फैला करीब 66 लाख की आबादी वाला एक प्रांत, जिस पर न सिर्फ रूस ने कब्जा किया है बल्कि उसे तबाह करने के लिए बेहिसाब बारूद बरसाया है। ताबड़तोड़ मिसाइलों का प्रहार किया है। विध्वंसक हथियारों के इस्तेमाल से सैकड़ों लाशों का ढेर लगाकर कब्रिस्तान बना दिया है। डोनबास यूक्रेन का यही वो प्रांत है जो बीते 30 महीनों से धधक रहा है। डोनबास की जमीन बम गोला बारूद से सन गई है। डोनेस्क, लुहांस्क, बाखमत जैसे डोनबास के इलाके खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि भीषण तबाही के बाद भी अब तक डोनबास में प्रचंड युद्ध जारी है। रूस युद्ध में आर पार का संग्राम जारी है और इसी के साथ ही डोनबास पर कब्जे की जंग भी जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि 30 सितंबर 2022 को रूस ने डोनेस्क, खैरसोन, लुहांस्क और ज़ैपोरिजिया पर कब्जे का ऐलान किया। अगर पुतिन का फोकस पूर्वी यूक्रेन के पूरे डोनबास रीजन को जीतना है, उसे यूक्रेन से अलग करना है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और नाटो ने भी डोनबास के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इसी के चलते यूक्रेन ने 6 अगस्त को पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत पर हमला किया ताकि रूस का फोकस डोनबास की बजाय कुर्स्क की तरफ शिफ्ट हो। कुर्स्क को बचाने के लिए रूसी फौज डोनबास प्रांत से पलायन करे, मगर रूसी सेना ने कुर्स्क को छोड़ डोनबास पर सेना की ताकत बढ़ाई। बस पुतिन के इसी दांव ने यूक्रेन समेत तमाम नाटो देशों की टेंशन बढ़ा दी। क्योंकि कुर्स्क से सटा पूर्वी यूक्रेन का डोनबास प्रांत था। ऐसे में यूक्रेन को आशंका थी कि अगर कुर्स्क पर भीषण हमला किया तो रूसी डिफेंस डोनबास में तैनात सेना को पीछे हटने का ऑर्डर देंगे। मगर हुआ इससे ठीक उलट। पुतिन ने डोनबास में पूरी ताकत झोंक दी, लिहाजा यूक्रेन को कुर्स्क से पीछे हटना पड़ा। ऐसा नहीं है कि कुर्स्क में रूसी डिफेंस ने पलटवार नहीं किया, मगर जिस तरह रूस ने डोनबास को दहलाया वो बेहद ही सन्न कर देने वाला था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर डोनबास में ऐसा क्या है जिसे हासिल करने के लिए पुतिन ज़ेलेंस्की ही नहीं बल्कि नाटो के देश भी आतुर हैं।
आखिर क्यों डोनबास में रूस के दबदबे को कम करने के लिए अमेरिका और नाटो हथियारों की खेप कीव भेज रहे हैं? और डोनबास समेत पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन के इलाके पर कंट्रोल के लिए रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध क्यों छिड़ा है, तो इसकी वजह है इन इलाकों से निकलने वाले खनिज संसाधन जिनकी लागत अरबों खरबों में है। दरअसल पूरे यूक्रेन में खनिज संसाधनों से होने वाली कुल आय करीब $15 ट्रिलियन है, यानी करीब 140 लाख करोड़ रुपए। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ पूर्वी यूक्रेन के डोनबास प्रांत में आने वाले लुहांस्क और डोनेस्क से ही खनिज संसाधनों के जरिए $7.3 ट्रिलियन यानी करीब 70 लाख करोड़ रुपए की आय होती है। वहीं दक्षिणी यूक्रेन के ज़पोरिजिया और खरसोन प्रांत से खनिज संसाधनों के जरिए करीब $1 ट्रिलियन यानी 6.7 लाख करोड़ रुपयों की आय होती है। जानते हैं डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खरसोन जैसे यूक्रेनी प्रांतों से कौन कौन से खनिज पदार्थ निकलते हैं? उनमें शामिल है कोयला, आयरन, प्राकृतिक गैस, ग्रेफाइट, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा मरकरी और लिथियम जैसे बेहद अहम खनिज। मतलब यह है कि 15 ट्रिलियन के इसी खजाने के लिए रूस यूक्रेन ही क्या, यहां तक कि नाटो भी खुद को जंग में झोंके हुए है। क्योंकि अगर डोनबास पर रूस का दबदबा बढ़ा तो वहां मौजूद तमाम खनिज संसाधनों को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेगा। और अगर नाटो की मदद से यूक्रेनी सेना ने डोनबास पर फिर से कब्जा किया तो यूक्रेन के साथ साथ नाटो के देश भी खनिज संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन जंग के आगाज के साथ ही डोनबास ट्रिगर पॉइंट बना। इसी इलाके पर सबसे पहले रूस ने हमला किया और फिर अपना दावा ठोका। क्योंकि यूएसएसआर के विभाजन से पहले रूसी साम्राज्य का 87% कोयला डोनबास से खनन होता है। करीब 74% कच्चा लोहा डोनबास की खानों से मिलता था। डोनबास के पूरे इलाके में 100 से ज्यादा खदानें मौजूद हैं। अगर बात मौजूदा वक्त की करें तो यूक्रेन का करीब 90% कोयला उत्पादन डोनबास से होता है। इसके अलावा बाकी खनिज संसाधन भी डोनबास रीजन में प्रचुर मात्रा में है। लिहाजा डोनबास को जीतने के लिए वहां पर खनिज संसाधनों पर कब्जे के लिए हर किसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि डोनबास को बचाने के लिए वहां से रूसी सेना के दबदबे को कम करने के लिए नाटो ने न सिर्फ हथियार बल्कि भारी तादाद में मर्सनरी लड़ाके भी यूक्रेन भेजे हैं ताकि डोनबास में बारूदी कोहराम जारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और खार्किव में रूस का MLRS हमले में यूक्रेन के 2 ठिकाने तबाह। रूसी सेना के हमले का वीडियो सामने आया। तो क्रीमिया में विनाश का नया दौर शुरू होने जा रहा है। यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया के साथ साथ रूस की ब्लैक सी फ्लीट को दहलाने जा रही है। नेटो ने क्रीमिया को रूस से मुक्त करवाने के लिए नई रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत ही यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया में हमला करने जा रही है। नेटो ने सैटेलाइट से क्रीमिया के अंदर कई टारगेट ढूंढ लिए हैं। इन टारगेट को तबाह करने के लिए यूक्रेन 6 चरणों में विस्फोट कर सकता है। F-16 उड़ान भरने वाले हैं। ग्रिपिन गर्जना करने वाले हैं।
में विनाश की बरसात होने जा रही। क्रीमिया में कयामत आने जा रही है। क्रीमिया में यूक्रेन के टारगेट सेट हो गए। F-16 और ग्रिपेन फाइटर जेट मिलने के साथ ही यूक्रेन क्रीमिया में एक साथ ताबड़तोड़ विस्फोट करने जा रहा है। क्रीमिया रूस के गर्व का प्रतीक है और यूक्रेन रूस के इसी गर्व को ध्वस्त करना चाहता है। नाटो ने क्रीमिया के विनाश का एक नया प्लान तैयार कर लिया है और अब इसी प्लान के तहत यूक्रेन हमले करेगा। नाटो ने क्रीमिया में हमले की जो रणनीति बनाई, उसके तहत रूस यूक्रेन के हमलों को रोक नहीं पाएगा। यूक्रेन का पहला टारगेट वो एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन है जो क्रीमिया की सुरक्षा कर रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स सबसे पहले क्रीमिया की सुरक्षा कवच को ध्वस्त करेगा। इसके बाद क्रीमिया विजय का अभियान लॉन्च कर देगा। नाटो ने सैटेलाइट से क्रीमिया के उन लोकेशन का पता लगा लिया है जहां रूस के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। क्रीमिया में जोनहार ब्रिज के पास रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखे हैं। उत्तरी क्रीमिया की सुरक्षा रूस यहीं से करता है। अगर इसे ध्वस्त कर दिया जाए तो रूस उत्तरी क्रीमिया को नहीं बचा पाएगा। यूक्रेन का प्लान भी यही है। यूक्रेनी सेना सबसे पहले रूस की इसी एयर डिफेंस साइट को तहस नहस करने वाली है। क्रीमिया में इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका और नाटो ने बड़ी तैयारी कर ली है। अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर को अपग्रेड कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर को क्रीमिया ऑपरेशन के लिए भेज सकता है। वहीं स्वीडन यूक्रेन को ग्रिपेन लड़ाकू विमान देने जा रहा है। नाटो के हथियार जैसे ही यूक्रेन पहुंचेंगे, ज़ेलेंस्की सेना क्रीमिया में महाविनाश का सबसे बड़ा दरवाजा खोल देगी। और यूक्रेन क्रीमिया में विजय पताका कैसे फहराने जा रहा है, नेटो ने क्रीमिया को जीतने के लिए क्या प्लान तैयार किए हैं, अब इसे समझिए। पहले चरण में यूक्रेन रूस में लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन से हमले करेगा। दूसरे चरण के तहत यूक्रेन से सटे रूस के प्रांतों में भीषण हमले किए जाएंगे। इसके बाद क्रीमिया में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जाएगा। इसी के साथ क्रीमिया में रूस के सैन्य ठिकानों पर भयानक हमले की तैयारी है। यूक्रेनी फोर्स ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट को भी तबाह करने की प्लानिंग की है। इसके बाद यूक्रेनी सेना कुर्स्क की तरह ही क्रीमिया में दाखिल होकर रूस के खिलाफ बड़ी जमीनी जंग छेड़ देगी। क्रीमिया में हमला करने के लिए यूक्रेन ने नया और घातक ड्रोन तैयार कर लिया। ये ड्रोन न सिर्फ क्रीमिया को बल्कि रूस के बहुत बड़े भूभाग को दहला सकता है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ किरिलो बुदानोव ने ड्रोन के नाम का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन उसकी रेंज जरूर बता दी है।
यूक्रेन का नया ड्रोन 1800 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। इस ड्रोन की जद में न सिर्फ रूस के कई प्रांत बल्कि 20 देश आ गए हैं। यूक्रेन इस ड्रोन से रूस को हथियार सप्लाई करने वाले ईरान में भी हमले कर सकता है। अब सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की और उनकी सेना क्रीमिया को जीतने पर क्यों अड़ी? यूक्रेन के लिए क्रीमिया इतना जरूरी क्यों है? दरअसल क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेन में लंबे समय से विवाद है। क्रीमिया पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। क्रीमिया पर कब्जा हुआ तो यूक्रेन को जंग में रणनीतिक रूप से बड़ी बढ़त मिल जाएगी। क्रीमिया में रूस की ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। ब्लैक सी फ्लीट से ही रूस यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों से हमले करता है। रूस यूक्रेन पर क्रीमिया एयरबेस से भी हमले करता है। क्रीमिया से उड़कर रूसी फाइटर जेट हमला करते हैं। दक्षिणी यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी सेना को क्रीमिया से ही हथियारों की सप्लाई होती है। अब यहां सवाल यह है कि अगर क्रीमिया पर यूक्रेन का कब्जा हुआ तो क्या होगा? क्रीमिया पर यूक्रेन का कंट्रोल हुआ तो यूक्रेन रूस की ब्लैक सी फ्लीट को तबाह कर सकता है। यूक्रेन पर काला सागर से मिसाइल हमले रुक जाएंगे। रूसी एयरबेस पर यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा। रूस के फाइटर जेट क्रीमिया से उड़ नहीं पाएंगे। रूसी फाइटर जेट यूक्रेन पर हमले नहीं कर पाएंगे। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना की सप्लाई कट जाएगी। क्रीमिया ब्रिज के तबाह होने से रूस का संपर्क कट जाएगा और इस तरह जंग में यूक्रेनी सेना को बड़ी बढ़त मिल जाएगी। यही वो कारण है कि ज़ेलेंस्की क्रीमिया में बहुत बड़ा और नया सैन्य अभियान शुरू करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सूमी में रूसी एयरफोर्स का हमला, रूस ने सुखोई 34 से बमबारी की है। हमले के बाद 2 इमारतों में आग लग गई। सूमी में रूसी एयरफोर्स के अटैक की तस्वीरें देखिए आप। 2 इमारतों में इस हमले के बाद आग लग गई। सुखोई 34 से बमबारी की है रूस ने। तो अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्री इस वक्त कीव में मौजूद हैं, जहां उनकी मुलाकात किसी भी वक्त ज़ेलेंस्की से होने वाली। इस मीटिंग का एजेंडा पुतिन का यूक्रेन फतेह प्लान है, जिसमें ईरान उनका साथ दे रहा है। दरअसल ईरान से रूस को 200 फतेह मिसाइलें मिली हैं, जिनका इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन के खिलाफ करने वाले। ऐसे में अमेरिका और नेटो ने रूस के खिलाफ बड़ी व्यूह रचना की है। सवाल है कि क्या अब रूस और नेटो आमने सामने आने वाले? देखिए। कीव में अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन में बाइडेन की मीटिंगों का दौर जारी। लंदन में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की टेंशन हाई। वॉशिंगटन से लेकर लंदन और कीव तक हलचल तेज है। अमेरिका और नाटो में हड़कंप मचा है। भय है यूक्रेन में आने वाली तबाही का, ऐसी तबाही जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नाटो में मचे हड़कंप और भय की वजह है कि ईरान की ये बेहद घातक और तबाही मचा देने वाली मिसाइल फतह 360, जो अब रूस के जखीरे में शामिल हो चुकी है। खामेनेई ने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए रूस को फतह 360 मिसाइलों का जखीरा भेजा है, जिनका टारगेट होगा यूक्रेन। रूस से आने वाली इस बारूदी खबर का खुलासा किसी और ने नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लंदन दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने समकक्ष ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैरी से मुलाकात की, जिसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि ईरान ने रूस को फतह 360 मिसाइलें दे दी।
एंटनी ब्लिंकन यही नहीं रुके, उन्होंने ईरान और रूस के गठजोड़ को लेकर और भी कई दावे किए। दावा नंबर 1, ईरान ने रूस को फतह 360 मिसाइल दी। दावा नंबर 2, रूसी सैनिकों को मिसाइल की ट्रेनिंग दी। दावा नंबर 3, ईरान रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। दावा नंबर 4, ईरान ने रूस में ड्रोन फैक्ट्री लगाई। सवाल है कि रूस को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की जरूरत क्यों पड़ रही? वो कौन सी वजह है जो रूस को ईरान से मिसाइल इंपोर्ट करनी पड़ी? दरअसल पुतिन एक साथ 2 मोर्चे खोलने वाले हैं। एक तरफ वो कीव पर कब्जे की फाइनल जंग शुरू करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुर्स्क में घुसे ज़ेलेंस्की के जवानों को खदेड़ने का ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है। जिसके लिए उन्होंने कम दूरी की फतह 360 मिसाइलें ईरान से ली। पुतिन फतह 360 मिसाइलों से कुर्स्क में ज़ेलेंस्की के जवानों पर हमले करेंगे, तो वहीं रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों से पश्चिमी यूक्रेन तक तबाही मचाने का प्लान है। अमेरिका और नाटो को डर है कि पुतिन का डबल प्लान बहुत जल्द शुरू हो सकता है। ऐसे में एंटनी ब्लिंकन और डेविड लेरी कीव पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात ज़ेलेंस्की से होगी। इस मुलाकात में रूस और ईरान के काउंटर प्लान पर चर्चा होने वाली है। दरअसल अमेरिका और नाटो को डर है कि ईरान और रूस का गठजोड़ पूरे यूरोप के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। ऐसे में इसे काउंटर के लिए 3 स्टेप प्लान तैयार किया गया है। स्टेप नंबर 1, ईरान को आर्थिक और रणनीतिक तौर पर घेरने की तैयारी। स्टेप नंबर 2, यूक्रेन की सुरक्षा और मजबूत की जाएगी। स्टेप नंबर 3, नाटो रूस की घेराबंदी करेगा। नेटो की पहली कोशिश ईरान को बैकफुट पर लाने की है और इसके लिए अमेरिका और नेटो देश ईरान को आर्थिक तौर पर घेरने की तैयारी में। इसके लिए ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की जा चुकी है, जिसकी शुरुआत फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन कर चुके हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान के साथ द्विपक्षीय एयर एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है। अब ईरान का कोई प्लेन तीनों देशों में लैंड नहीं कर पाएगा। साथ ही ईरान तीनों देशों का एयर स्पेस भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ईरान पर पाबंदी के साथ ही पेंटागन ने यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का काम तेज कर दिया है। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को जल्द नए एयर डिफेंस सिस्टम देने वाले हैं, ताकि रूस के मिसाइल वार को हवा में ही निष्क्रिय किया जा सके। अमेरिका और नाटो यूक्रेन की सुरक्षा पुख्ता करने के साथ ही रूस की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। नाटो, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, जर्मनी, हंगरी, ग्रीस और तुर्की युद्धाभ्यास करने वाला है। ये युद्धाभ्यास आने वाले 4 महीनों तक किए जाएंगे, ताकि नाटो की सेनाएं रूसी बॉर्डर के पास हर वक्त मौजूद रहें। नाटो की कोशिश हर वक्त रूसी बॉर्डर के पास तैनात रहने की, ताकि पुतिन ईरानी मिसाइलों के जखीरे को बाहर निकालने से पहले कई बार सोचे। हालांकि ईरान अमेरिका के दावे को महज एक प्रोपेगेंडा बता रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कन्नानी ने कहा, कुछ देशों ने ईरान को लेकर झूठी रिपोर्ट छापी, ईरानी हथियार सप्लाई को लेकर झूठ फैला रहे हैं। ये सब अपने गलत काम छिपाने की कोशिश है। ईरान भले हथियार सप्लाई के दावों से इनकार कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने इसे सच मानकर रूस और ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी, जो दुनिया में बड़े युद्ध के संकेत दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच। कुर्स्क में रूस का बड़ा सैन्य अभियान, कुर्स्क के 5 इलाके यूक्रेनी सेना से मुक्त।
तो रूस के कुर्स्क में इस वक्त विनाश की बहुत बड़ी आग भड़की हुई है। रूस ने कुर्स्क से यूक्रेनी सेना को भगाने या खत्म करने के लिए सैन्य अभियान बहुत तेज कर दिया है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने अब अपने घातक हथियारों से हमले शुरू कर दिए हैं। इस वजह से कुर्स्क से यूक्रेनी फोर्स के पैर उखड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर कुर्स्क में कई मोर्चों पर यूक्रेन की टुकड़ी को सरेंडर करना पड़ा। कुर्स्क की लड़ाई बहुत ही विध्वंसक रूप ले चुकी है। कुर्स्क को जीतने के लिए रूसी सेना ने नया अभियान लॉन्च कर दिया है। रूसी सेना अब नए सिरे से हमले कर रही है। कुर्स्क में पुतिन सेना भीषण हमले करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। उन इलाकों को खाली करवा रही है जहां यूक्रेन के सैनिक घुसे। के कई इलाकों में यूक्रेनी सैनिक या तो मारे जा रहे हैं या फिर वो सरेंडर करने को मजबूर हैं। कुर्स्क में रूसी सेना फैब 300 बमों से विध्वंसक हमले कर रही है। इन हमलों में यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी खत्म हो रही है। फैब बमों से विस्फोट के बाद यूक्रेनी ठिकाने कुछ इस तरह से चल रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना पर रूस इसी तरह हेलीकॉप्टर से बारूदी वज्रपात कर रहा है। रूसी सेना सबसे ज्यादा हमले एलिगेटर हेलीकॉप्टर से कर रही है। यूक्रेन के सैनिक इन हमलों से बच नहीं पा रहे। रूसी सेना ने MLRS अटैक किया तो यूक्रेन की सेना को पीछे भागना पड़ा। रूस की आर्टिलरी ने यूक्रेनी फोर्स की होवित्जर तोप को तबाह कर दिया। रूस की टैंक ब्रिगेड भी यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर खतरनाक हमले कर रही है। रूसी सेना ने T-80 टैंक से विध्वंसक हमले कर यूक्रेन के 3 सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने इसी तरह विध्वंसक हमले कर 5 इलाकों को यूक्रेन के कब्जे से मुक्त करवा लिया। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों के संहार को लेकर नया आंकड़ा जारी किया है। रूस का दावा है कि कुर्स्क में अब तक यूक्रेन के 12,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। कुर्स्क में सैन्य संहार का ये सिलसिला जारी है क्योंकि रूस का सैन्य अभियान अब बहुत भयावह हो चुका है। रूसी सेना कुर्स्क में अब अपने सबसे खतरनाक हथियारों से हमले कर रही है। रूस के ये हमले तब तेज हो गए जब पुतिन ने अपने वॉर कमांडर्स को नया टास्क दे दिया। पुतिन ने क्रेमलिन के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। बैठक में पुतिन ने सैन्य अधिकारियों को सितंबर में ही कुर्स्क समेत सभी 5 प्रांतों को यूक्रेनी सैनिकों से खाली कराने का आदेश दिया है, जिसके बाद रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। रूसी सेना ने कुर्स्क में दाखिल हो चुकी यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काट दी है। यूक्रेनी सेना को हथियार और रसद नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि कई जगहों पर यूक्रेन के सैनिक सरेंडर कर रही हैं। उधर कुर्स्क में यूक्रेन के खतरनाक प्लान के बाद दुनिया पर परमाणु तबाही का खतरा मंडराने लगा है। भारतीय यूक्रेनी सेना ने पूरा जोर कुर्स्क एटमी प्लांट में विस्फोट करने पर लगा दिया है। रूस यूक्रेनी सेना को ऐसा करने से रोकने में लगी है। जाहिर है अगर कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ
तो रूस समेत कई देशों तक एटमी रेडिएशन फैल जाएगा। रेडिएशन से ऐसी तबाही होगी जिसकी कल्पना अब तक किसी ने नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जो हश्र गाजा का हुआ, क्या ठीक वैसा ही मंजर अब लेबनान में दिखाई देगा? क्या नेतन्याहू के प्रतिशोध में मिडिल ईस्ट का एक और मुल्क तबाह हो जाएगा? इन आशंकाओं के पीछे की वजह है बीती रात इजरायल का बारूदी इंतकाम, जिसके बाद लेबनान धुआं हो गया। दरअसल बीती रात इजरायल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों, हथियार गोदाम और लॉन्चिंग पैड पर जबरदस्त हवाई हमला किया। मगर अब आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही लेबनान के खिलाफ इजरायल ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज करेगा। आखिर क्यों? देखिए। जोरदार धमाकों के साथ उड़ता आग का गुबार, रिहायशी इलाकों में मौजूद इमारतों पर ताबड़तोड़ प्रहार, प्रचंड आसमानी अटैक के बाद आया बारूदी भूचाल। बीती रात इजरायली वायुसेना के आसमानी जंगबाजों ने फिर से कहर बरपाया। घातक मिसाइलों और ग्लाइड बमों के हमलों से धरती को दहलाया। जानते हैं, IDF का यह हमला गाजा पर नहीं बल्कि लेबनान पर था, जिसका नतीजा यह हुआ कि लेबनान का कोना कोना बारूदी प्रहार से थर्रा उठा। रात के वक्त हुए इन हमलों से लेबनान में कोहराम मच गया। गाजा को तहस नहस करने वाली इजरायली ब्रिगेड ने बीती रात लेबनान पर अब तक की सबसे भीषण स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक IDF ने दक्षिणी लेबनान के हिजब के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 30 मिनट के अंदर 16 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया। IDF के हमलों में हिजब का हथियार डिपो भी नेस्तनाबूद हो गया। इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर भी ढेर हुआ। दक्षिणी लेबनान के नाबातिया, मंसौली, कफ्र किला और बैका वैली में इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ हमले किए। जानते हैं इन हमलों के पीछे की वजह क्या थी? 10 सितंबर की सुबह हिजबुल्लाह का रॉकेट और ड्रोन अटैक। दरअसल लेबनान के प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के इलाकों में विस्फोटक ड्रोन और रॉकेट से हमले किए। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 45 रॉकेट दागे, वहीं माउंट मेरोन इलाके में 30 रॉकेट से प्रहार किया। इसके अलावा गलीली में 15 रॉकेट से अटैक किया। बस इन्हीं हमलों का पलटवार करते हुए इजरायली सेना ने रात के वक्त दक्षिणी लेबनान को बम गोला बारूद से पाट दिया। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि जल्द ही इजरायली सेना लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का भी आगाज कर सकती है। क्योंकि ईरान की मदद से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को दहला रहा है, लिहाजा हिजबुल्लाह का हिसाब चुकता करने के लिए इजरायली सेना सीधे लेबनान में घुसकर तबाही मचा सकती है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने ग्राउंड फोर्सेस को लेबनान बॉर्डर पर पहुंचने का आदेश भी दे दिया है। मतलब ये कि जो हश्र गाजा का हुआ, जो तबाही गाजा में मची, जैसा विनाश गाजा का हुआ, ठीक वैसा ही कोहराम अब लेबनान में किसी भी वक्त मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच डिबेट की शुरुआत हाथ मिलाने के साथ हुई, लेकिन देखते ही देखते नोकझोंक में बदल गई। डिबेट में रूस यूक्रेन के युद्ध का मुद्दा भी उठा और इस पर ट्रंप ने समाधान पर अपनी राय रखी, तो कमला ने ट्रंप पर तीखा निशाना साधा। कमला हैरिस के इस आरोप का जवाब ट्रंप ने अपने अंदाज में दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो पुतिन कीव और डोनबास में नहीं
बल्कि शांति से मॉस्को में बैठे होते। डिबेट में जब इजराइल गाजा की जंग का मुद्दा उठा, तब भी ट्रंप ने बहुत तीखे अंदाज में हमला किया। अमेरिकन मीडिया में माना जा रहा है कि कमला हैरिस बहुत संतुलित तरीके से बोली और ट्रंप बचाव करने में झल्ला उठे। माना जा रहा है कि इस डिबेट में कमला बाजी मार ले गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में बदलाव आएगा? 65% यस, 35% नो। क्या सुंदर पिचाई गूगल CEO का पद छोड़ देंगे? 25% यस, 75% नो। भारत पाकिस्तान बायलैटरल क्रिकेट सीरीज खेलेंगे? 5% यस, 95% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.